कि हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई हैं। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम जीत बात करते हैं। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है। क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी दौरान IMF ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से यह जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया। तब भी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6,000 करोड़ रुपए की मदद दे देता है। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है? यह सवाल है साहब। इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। यह सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? आखिर क्यों इस देश के पत्रकार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं? आखिर क्यों यह बात प्रचार तंत्र में कही जा रही है? आखिर क्यों राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा इस देश के विदेश मंत्री से, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। एक एक करके मुद्दे आपके सामने। पहला, 2021 में जब पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहा, तो विदेश मंत्री ने खूब क्रेडिट लिया था। 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद, तब चुपचाप बैकग्राउंड में बात चली गई और विदेश मंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तीसरा मुद्दा, अब 3 साल बाद पाकिस्तान UNSC की तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बनेगा और UN की काउंटर टेररिज्म समिति का वाइस चेयरमैन, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद। क्या तब भी विदेश मंत्री से सवाल ना किया जाए? S जयशंकर का एक ही काम था, पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना, मगर माननीय लेजर आइज ये भी नहीं कर पाए। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो उसको लेकर गोदी मीडिया को आपत्ति हो रही है। सुना जाए इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा को। ये राहुल और भगवंत मान को कॉमेडियन बता रहे हैं।
वो ये भी कह रहे हैं कि अगर संसद का सत्र होगा तो उसके अंदर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा। विपक्ष ये कहेगा कि भाई सेना ने तो अच्छा काम किया मगर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी थी। रजत जी के दर्द को देखिए, उनके अंदर दर्द फूटकर बाहर निकल रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यानी कि कोई प्रधानमंत्री से सवाल ना करे, विशेष सत्र ना बुलाया जाए। पाकिस्तान ने शिमला मादा खत्म कर दिया। नाज़रीन इकराम, शिमला मादा खत्म होगा तो उससे क्या होगा, ये शिमला मादा क्या है, क्यों किया गया था, सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन इकराम, शिमला मादा 1972 में किया गया था। उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हिंदुस्तान की उस वक़्त वज़ीर आज़म थी मोहतरमा इंदिरा गांधी। इन दोनों के दरमियान हिंदुस्तान के शहर शिमला में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये मादा हुआ था जिसकी बुनियाद पर इसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इस शिमला एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी पाकिस्तान को? नाज़रीन इकराम, इस शिमला एग्रीमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि 1971 की जो वार हुई थी हिंदुस्तान के साथ, जिसके बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और मगरबी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बन गया। उस दौरान नाज़रीन इकराम, वहाँ पे पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले तकरीबन 90,000 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान ने कैदी बना लिया। यूँ कह लीजिए कि ये जंगों की तरीम एक सबसे बड़ा फिगर इसको आप कह सकते हैं। तो उन 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों की कैद से छुड़वाना जो है ये एक बड़ा चैलेंज था। तो नाज़रीन इकराम, शिमला मादा हुआ। उस मादे के नतीजे में हिंदुस्तान ने कमो पेश पाकिस्तान के 90,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने अपनी कैद में ले रखे थे बांग्लादेश से, मशरकी पाकिस्तान से, उनको छोड़ा। इसके बाद नाज़रीन इकराम, शिमला एग्रीमेंट में सबसे बड़ी जो चीज़ तय ये हुई कि इसमें जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान एक लाइन है जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, ये शिमला एग्रीमेंट से पहले यानी कि 1972 से पहले ये सीज फायर लाइन थी। और सीज फायर लाइन ये कब बनी थी? ये 1948 को सीज फायर लाइन बनी थी। आपको याद होगा कि 1948 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पहली जंग हुई थी कश्मीर के मामले को लेके, और पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को हिंदुस्तान की तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया। लेकिन उस वक़्त जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे नेहरू साहब, वो नाज़रीन इकराम चले गए क़ौम मुत्तहिदा, और बड़ी ही होशियारी से उन्होंने क़ौम मुत्तहिदा को बीच में इन्वॉल्व कर दिया और कहा कि जो है जंग को रुकवाया जाए। अगर वो जंग ना रुकती तो पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद करवा लिया था। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ श्रीनगर की तरफ पेशकदमी कर रहा था। पाकिस्तान ने कश्मीर को जंग के बलबूते पर हिंदुस्तान से छीन लेना था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने नाज़रीन इकराम इन्वॉल्वमेंट की हिंदुस्तान की दरख्वास्त के ऊपर। हिंदुस्तान खुद इस मामले को क़ौम मुत्तहिदा लेकर गया। आज तो हिंदुस्तान ये बात नहीं मानता कि कश्मीर जो है ये तीसरे फरीक की मदाखलत से हल होगा। आज हिंदुस्तान कहता है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस का मामला है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले हिंदुस्तान कश्मीर को लेकर क़ौम मुत्तहिदा गया। तो क़ौम मुत्तहिदा ने कहा कि दोनों जो हुकूमतें हैं, दोनों अफवाज हैं, जहाँ जहाँ पे लड़ रही हैं कश्मीर के मुकाम पर, वहाँ वहाँ पर ही जो है आर्जी तौर पर रुक जाएँ। और जहाँ जहाँ पे दोनों फौज मौजूद थी वहाँ पर नाज़रीन इकराम एक आर्जी लाइन खींच दी गई, जिसको उस वक़्त सीज़ फायर लाइन करार दिया गया। और ये सीज़ फायर लाइन 1972 तक मौजूद रही। शिमला एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत सीज़ फायर लाइन कंट्रोल लाइन में तब्दील कर दी गई। अब नाज़रीन इकराम, शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान की जानब से ख़त्म कर दिया गया है। इसके असर रसूख क्या हो सकते हैं कि अब कश्मीर को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, कोई मादा बीच में नहीं रहा, और अब कश्मीर जो है वो जिसकी ताकत है वो उसके ऊपर कब्जा कर ले। अब ये सीन बन गया है। मतलब पाकिस्तान के पास अगर ताकत है तो वो सीज़ फायर लाइन को तोड़ते हुए जो हिंदुस्तान की कंट्रोल में कश्मीर है, कब्जे में कश्मीर है, वो उस हिस्से को अपन छीन ले। और अगर हिंदुस्तान के पास ताकत है, वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर आज़ाद, वो उसको छीन ले। अब यहाँ पे ये बात हुई है कि यहाँ पे जंगल का कानून हो गया है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट खत्म हो गया। दोनों मुल्कों के दरमियान एक मादा था और दोनों ने ये तय किया था कि इसके आगे नहीं जाएंगे, एक दूसरे की सरहदों की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, इस मामले को मिलजुल कर आपस में हल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जानब से शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म करना और इस बात की निशानदाही है कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात बन गई है, और जिसकी ताकत जितना ज़ोर होगा वो उतना कश्मीर के ऊपर कब्जा जमा लेगा, कोई उसको कुछ नहीं कह सकेगा।
तो ये नाज़रीन किराम मेन रोल है शिमला एग्रीमेंट का। तो अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार पाकिस्तान ने अचानक ऐसा क्यों किया है। तो नाज़रीन किराम आपको याद होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक और भी एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, जो था सिंध तास मादा, जो कि 6 दरिया जो है कश्मीर से निकलने वाले दरियाओं को तकसीम करता है। 3 दरिया पाकिस्तान को देता है, 3 दरिया हिंदुस्तान को देता है। और नरेंद्र मोदी ने नाज़रीन किराम उस मादे को ख़त्म कर दिया है। उसने कहा है कि सिंध तास मादा जो है वो हम ख़त्म करते हैं। हालांकि सिंध तास मादा आलमी बैंक की निगरानी में तय हुआ था। हिंदुस्तान इसको यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता आलमी बैंक की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। लेकिन जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। पाकिस्तान इसको किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है, लेकिन सिंध तास मादा हिंदुस्तान ख़त्म नहीं कर सकता। तो सिंध तास मादा ख़त्म होने की बुनियाद पर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को भी ख़त्म कर दिया है।